अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी हम प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियस की, और आज इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी। लास्ट प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारे पास। न्यूक्लियर पैरिटी। पैरिटी हमारे पास क्या है? पैरिटी हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की जो वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, ठीक है। वेव फंक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये आप लोग क्वांटम में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन पढ़ चुके हैं। वेव फंक्शन हम किसी भी पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन लोकेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम अगर दो सिमेट्रिक पोजीशंस की बात करें और उनके लिए हम वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो वेव फंक्शन हमारे पास क्या हो सकती है? उसके लिए इवन भी हो सकती है पैरिटी उसकी, और ऑड भी हो सकती है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हम यूज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एक्स वाई एंड जी ओरिजिन, ठीक है। अब हमारे पास इसमें जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई एंड जी, इन कोऑर्डिनेट्स को अगर हम शिफ्ट करते हैं फ्रॉम एक्स वाई एंड जी टू मतलब हम इनको इन्वर्स कर देते हैं, और उस केस में हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास पोजिशंस हैं एक्स वाई एंड जी, इनको हमने चेंज किया माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी, और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया कि वेव फंक्शन अगर पहले हम डिस्क्राइब कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट्स, फिर हमारे पास वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा फाई इंटू माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जी। ठीक है, अब जो रिज़ल्ट होगा ना, इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं, जब मतलब जब हम कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट करते हैं या इन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो इस तरह से आती हैं। एक तो हमारे पास ये आ सकती है माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जी, और ये हमारे पास रिजल्ट में क्या है, हमने कोऑर्डिनेट शिफ्ट किए एक्स टू माइनस एक्स वाई टू माइनस वाई जी टू माइनस जी, और रिजल्ट हमारे पास वेव फंक्शन क्या हुआ, वो हमारे पास चेंज नहीं हुआ, वो हमारे पास एज इट इज़ रहा एक्स वाई एंड जी। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से, इसको हमने इससे इसमें शिफ्ट किया और हमारे पास रिजल्ट क्या रहा, सेम रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हमने जब कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट किया एक्स टू माइनस एक्स वाई टू माइनस वाई एंड जी टू माइनस जी, और हमारे पास क्या हो गया, उससे हमारे पास वेव फंक्शन भी चेंज हो गया। ठीक है, ये हमारे पास सॉरी माइनस साइन बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई एंड जी, मतलब हमारे पास वेव फंक्शन क्या हो गया, वो हमारे पास चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट करने से वेव फंक्शन पे भी अफेक्ट होता है, वेव फंक्शन भी चेंज होता है, तो उस केस में हम कहते हैं हमारे पास पैरिटी क्या है, उस केस में हम कहते हैं पैरिटी ऑड है। और अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट करने से वेव फंक्शन पे अफेक्ट नहीं होता, वो सेम रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास पैरिटी क्या है, वो हमारे पास है इवन। पैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ठीक है, ठीक है, पाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब इसकी अगर हम कॉमन एग्जांपल ले लें, एग्जांपल हमारे पास इसकी ये है, इवन वाले की हम पहले देख रहे हैं। हमारे पास क्या है, कॉस थीटा की अगर हम बात करते हैं एंगल की, और हमारे पास एंगल क्या है, वो कुछ नेगेटिव वैल्यू है, कॉस मतलब माइनस थीटा है, तो उस केस में हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास क्या रहेगा, कॉस थीटा ही, मतलब वो पॉजिटिव ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास किसकी, ये हमारे पास, हम इसे एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब समझने के लिए हम इसको एग्जांपल ले सकते हैं इवन के लिए। ठीक है, उसमें भी हमारे पास यही, हमने कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट किया, लेकिन हमारे पास वेव फंक्शन क्या है, वो सेम रहा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी हमने एंगल हमारे पास पॉजिटिव के बजाय हमने से नेगेटिव लिया, लेकिन हमारे पास
ओवरऑल जो फंक्शन है वो हमारे पास सेम रहा। इसी तरह से इसके लिए हम लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं साइन की। साइन थीटा है, यहाँ पे अगर हम एंगल को नेगेटिव करते हैं, साइन माइनस थीटा करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शन को ही माइनस कर देता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हम एग्जांपल ले सकते हैं और पैरिटी को समझने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास जब हम न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं तो उसमें पैरिटी को हम डिटरमाइन करते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होता है, एल जो होता है वो हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0 1 2 3 डिपेंडिंग अपॉन द सब शेल्स। ठीक है, 0 की जैसे हमारे पास सब शेल्स होते हैं ना, एस पी डी एफ, तो हर सब शेल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर की कुछ वैल्यू होती है। एस के लिए हमारे पास क्या होती है 0, पी के लिए हमारे पास क्या होती है 1, डी के लिए हमारे पास क्या होती है 2, और एफ के लिए हमारे पास क्या होती है 3। तो अब क्या है, ये जो सब शेल्स की जो पैरिटी है वो डिफाइन की जाएगी थ्रू एल, एजिमुथल क्वांटम नंबर। और अगर हमारे पास एल की वैल्यू क्या है 0 है या फिर कोई इवन नंबर है, जैसे 2 है 4 है, तो उसकी पैरिटी क्या होगी, उसकी पैरिटी हमारे पास होगी पाई पॉजिटिव। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरिटी क्या है, इवन है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एस है और डी है, इनकी पैरिटी क्या होगी, इवन होगी। इसी तरह से अगर एल की वैल्यू क्या है, कोई 1 ले लें या वैसे हम कह लें कि कोई ऑड नंबर है, तो उस केस में हमारे पास पैरिटी क्या होगी, वो हमारे पास होगी ऑड। ठीक है, इसको हम सिंपल अगर इसका फार्मूला देखें तो वो हमारे पास होता है पाई इज इक्वल टू -1 की पावर एल। ठीक है, अब -1 की पावर एल है, तो अगर हम यहाँ पे -1 की पावर मतलब एल की वैल्यू हमारे पास एस के लिए क्या है 0, एस सब शेल की बात करें तो 0, ये इसको क्या कर देगा 1 कर देगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कोई इवन नंबर लेते हैं 2 4 6, तो उससे भी हमारे पास माइनस का क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और हमारे पास पैरिटी क्या आ जाएगी, इवन में आ जाएगी। और अगर हमारे पास एल की वैल्यू क्या है ऑड है, जैसे हमारे पास पी के लिए एल की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमारे पास क्या आएगी 1, और ये हमारे पास क्या आएगा -1, तो हमारे पास पैरिटी क्या होगी, वो हमारे पास होगी ऑड। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर पैरिटी है। और अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में डिस्क्राइब करें न्यूक्लियर पैरिटी को, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास कंजर्व रहती है। बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन पैरिटी हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास कंजर्व रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है, और वो हमारे पास है न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स। न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई, या हम कह लें वेव फंक्शन के लिए। अब हमारे पास क्या है, हम सपोज करते हैं कि अगर हमने जनरली अगर हम देखें 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, और एक हमारे पास होते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर हमने जैसे हमारे पास माइक्रोस्कोपिक में हमारे पास आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज अमंग लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब हम लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास किस में आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएंगे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में। और अगर हम बात करते हैं उसमें माइक्रोस्कोपिक की, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वांटम लेवल पे आ जाएगी। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम स्टडी करते हैं क्लासिकल में, क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। और जो हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक, ये हमारे पास आ जाती है क्वांटम स्टैटिक्स में। अब क्वांटम स्टैटिक्स में भी हमारे पास फर्दर क्या होते हैं, 2 आ जाती हैं। एक हमारे पास आती हैं फर्मी डायराक,
स्टैटिस्टिक्स, और सेकेंडली हमारे पास आ जाती हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम किन को स्टडी करते हैं? अभी हमने कहा कि अगर हमारे पास, अभी हमने प्रायोरिटी वाले में डिस्कस किया था, हमने कहा था अगर हम कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट करते हैं और उससे हमारे पास क्या होता है, वेव फंक्शन भी इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास देखिए हमने इन्वर्ट किया और हमारे पास वेव फंक्शन का साइन भी क्या हुआ, चेंज हुआ। ये हमारे पास क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ठीक है, और अगर हमारे पास वो सेम रहा तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, अब जो हमारे पास सिमेट्रिक होते हैं ना, उन्हें हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन से होते हैं, उन्हें हम स्टडी करते हैं अंडर बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। और ये हमारे पास क्या है, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, अब एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन में हमारे पास कौन से आते हैं? एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन में हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये हमारे पास आ जाते हैं, इनका ये इसमें आ जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन क्या होती है, वो हमारे पास हाफ इंटेग्रल होती है। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, फर्मियंस। हाफ इंटेग्रल स्पिन हमारे पास किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की होती है, न्यूट्रॉन हो गए, और इनको हम क्या कहते हैं, फर्मियंस। और जो हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन है ना, इनकी हमारे पास स्पिन क्या होती है, इंटेग्रल होती है, मतलब 0 या 1 होती है, 0, 1, 2 इस तरह से हमारे पास इंटेग्रल होती है स्पिन। और इसमें हमारे पास कौन से आ जाते हैं, इसमें हमारे पास आ जाते हैं बोसॉन्स आ जाते हैं। और ठीक है, तो ये हमारे पास सॉरी, ये इनको हम बोसॉन्स कहते हैं ना। और इसमें पार्टिकल हमारे पास कौन से हैं, फोटॉन्स। फोटॉन की स्पिन हमारे पास क्या होती है, फोटॉन की हमारे पास स्पिन होती है 0। ठीक है, अब इसके लिए सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के लिए हमारे पास फार्मूला भी दिया गया है, हमारे पास आपकी बुक में गिवन है। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये साइज सिमेट्रिक है, इसके लिए हमारे पास क्या है, 1/2 अंडर रूट है। वेव फंक्शन एक्स होने का मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, और हमारे पास रिजल्ट में क्या है, सेम। इसी तरह से हमारे पास ये इसके लिए भी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जैसे हमारे पास क्वांटम स्टेट्स है ना, तो जो फर्मियंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो कोई मतलब सेम हमारे पास क्या होते हैं, एक अप स्पिन होती है और एक डाउन स्पिन होती है, मतलब दो सेम स्पिन के एक क्वांटम स्टेट में लाए नहीं कर सकते। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी से कहते हैं। लेकिन अगर हम बोसॉन्स की बात करें तो बोसॉन्स में जो फोटॉन्स वगैरह हैं वो सेम स्पिन के साथ एक ही क्वांटम स्टेट में लाए कर सकते हैं, और वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे भी नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स, ये हमारे पास न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिनिश हो गई हैं। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी अगर नहीं समझ आए आप पूछ सकते हैं, हम उनसे डिस्कस भी करते रहेंगे साथ साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है मैस डिफेक्ट। मैस डिफेक्ट हमारे पास क्या होता है, या हम कह लें बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज़ मैस डिफेक्ट? ठीक है, इसमें हम बात करते हैं प्रोटॉन की बात कर लें। प्रोटॉन में हमारे पास क्या होता है, एक हम हीलियम की बात कर लेते हैं 4 2। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब अगर हम 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का
सम लें, जैसे हमने कहा था हम मास कैलकुलेट करते हैं किस तरह से, अगर हमने हीलियम का मास कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इस तरह से हमारे पास जो मास आता है ना वो हमारे पास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल मास है, जो डिफाइंड मास है हीलियम का, वो हमारे पास क्या है, कम होता है। मतलब कुछ मास ऐसा होता है जो मिसिंग होता है। ठीक है, अब वो जो मिसिंग मास है ना उसे हम नेम देते हैं मास डिफेक्ट का। ठीक है, मास डिफेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एम से। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ रहा है जो टोटल मास आ रहा है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, एम ए जी, मतलब जो कि हमारे पास एम ए जी रिप्रेजेंट करता है जो एक्सपेरिमेंटल मास है। और ये हमारे पास क्या आ गया, कैलकुलेटेड कह लें, यहाँ कह लें ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये हमारे पास ये, अब इसको हमने कहा है कि हमने कहा कि जो हमारे टोटल मास होता है ना न्यूक्लियाई का, उसमें से कुछ मास जो मिस होता है उसे हम नेम देते हैं मास डिफेक्ट का। ये हम कह सकते हैं द टोटल मास ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो वो जो कम होता है उसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट कहाँ जाता है, वो जो मास मिसिंग होता है वो हमारे पास कहाँ जाता है, वो मास यूज़ होता है न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाउंड करने के लिए। लेट्स सपोज यहाँ पे हीलियम में हमारे पास क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब ये जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है ये आपस में भी बाइंड हुए हैं कुछ एनर्जी के साथ। वो जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, वो इस मास डिफेक्ट से आती है। इस मास डिफेक्ट को मतलब जब 2 न्यूक्लियॉन, या हम कह लें जब न्यूक्लियॉन्स जो है वो कंबाइन होते हैं तो उनका कुछ मास एज अ बाइंडिंग एनर्जी यूज़ होता है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द मास डिफरेंस, ये हम कह लें द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफरेंस इज रेफर एज टू बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, मास डिफेक्ट के इक्वल है जी एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम ए जी, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्रॉस 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.5। ठीक है, अब ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का एक फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपके पास आ सकते हैं, मुझे लगता है कि बुक के एंड में भी गिवन होंगे, चेक कर लेते हैं जी। ये आपके पास चैप्टर के एंड पे हैं, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन। इसको तो हम वो कर देते हैं, मास ऑफ कार्बन जो है वो दिया हुआ है कितना है, जो हमारे पास कैलकुलेटेड, या हम कह लें एक्सपेरिमेंटल मास कितना है, वो 12 एटॉमिक मास यूनिट है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट से लिया वो हमारे पास कितना आया, वो हमारे पास आया ये इतना। मास डेफिशिएंसी कितनी आ गई, वो हमारे पास क्या किया हमने, जो हमने खुद कैलकुलेट किया है उसमें से माइनस कर दिया जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल है, और हमारे पास कितनी आ गई, इतनी आ गई, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एनर्जी से। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई, मतलब इतनी बाइंडिंग एनर्जी के साथ न्यूक्लियॉन्स के आपस में बाइंड हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से ये आपके पास रेडियस फाइंड आउट करने के लिए है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा इन न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिप्रेजेंट, मतलब पता चल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हमारे पास मुराद है जो बाइंडिंग एनर्जी है ना वो तो हमारे पास ओवरऑल आ गई। मतलब अगर कार्बन की हम बात करें, कार्बन में 12 इसमें क्या है, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो ये टोटल जो है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन जितनी एनर्जी के साथ बाइंड हुए हैं ना उसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और अगर हम ये देखें कि इसमें से एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ बाइंड हुआ है उसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और इसके लिए हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी की अमाउंट आती है ना उसे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ। ठीक है, ये हमारे पास हो जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन।
जो हमारे पास, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो कार्बन की कैलकुलेट किया और एंड पे जो हमारे पास क्या है 92.16, इसको हमने डिवाइड कर दिया 12 से, तो ये हमारे पास क्या आ गई पर न्यूक्लियन आ गई, मतलब एक बाइंडिंग एनर्जी, एक प्रोटॉन जो है वो इतने एनर्जी के साथ बाइंड हुआ हुआ, और अगर आप एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को वहाँ से एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आपके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए। बाइंडिंग एनर्जी जैसे हमारे पास ऐसे मतलब जो इवन न्यूक्लियाई होते हैं ना, जैसे हीलियम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है। कार्बन है 6 12, बेरिलियम है 8 4, ऑक्सीजन क्या है 8 8, ठीक है। तो जो इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जिनमें इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे इसके लिए पीक्स मिलेंगी। ये देखें, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी लिथियम वगैरह से ज़्यादा है, हालांकि इसका अगर एटॉमिक नंबर देखें तो वो कम है, ठीक है। इस तरह से कार्बन की, ऑक्सीजन की, तो ये इनके जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। उसके अलावा हमारे पास क्या होती है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है ना वो एक पॉइंट तक इंक्रीज़ होती है और फिर एक पॉइंट आता है कि कांस्टेंट, फिर उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है, मतलब अगर आप न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में से किसी न्यूक्लियन को निकालना चाहते हो तो आपको जो एनर्जी चाहिए होगी ना वो कम चाहिए होगी। जैसे जैसे आप अपर मूव करते जाते हो न्यूक्लियंस की अमाउंट ज़्यादा होती जाती है, वो आपस में स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, वैसे वैसे उनको ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। फिर आता है आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो मैक्सिमम होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आयरन हमारे पास क्या है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है और 200, मतलब ऐसे न्यूक्लियर जिनका एटॉमिक मास 200 से अबव होता है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पिछलों की निस्बत ज़रा कम होती है। कम क्यों होती है, जो लास्ट वाले न्यूक्लियस होते हैं ना वो इतनी स्ट्रांगली बाउंड नहीं हुए होते, तो इसलिए उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और इसमें क्या है, बस यही है, ये हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। और ये हमारे पास क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन है, इसको आप देख लीजिएगा। पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, सिंपल से इसको जस्ट हम कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी से ज़रा इन्वर्स जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, पैकिंग फ्रैक्शन होती है। तो इसे आप देख लीजिएगा, इनमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। ये आप चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया और इसमें हम ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी का ये इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कीजिएगा और फिर जो भी क्वेश्चन हो वो आप पूछिएगा। तो आप लोगों की इस लेक्चर की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मैं इस वीक के एंड पे आपको कोई असाइनमेंट दूंगी इन प्रॉब्लम से रिलेटेड, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।